आज हम जानेंगे किशोर और यौवन। तो सबसे पहले कुछ बातें हम आपके लिए ये आपकी जानकारी में आपको दे दें कि जीवित हाइड्रा का आप और हम स्वयं से भी अध्ययन कर सकते हैं एवं निम्न क्रियाकलाप द्वारा पता लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार जनन करता है। तो ग्रीष्म ऋतु में तालाब अथवा पोखर के से जलीय खरपतवार के साथ कुछ जल एकत्रित करिए। हम लोगों को करना है, इसे एक कांच के बर्तन या जार जिसे बोलते हैं उसमें रखना है। 1 या 2 दिनों में आपको जार के आंतरिक दीवार पर कुछ हाइड्रा चिपके हुए दिखाई दे सकते हैं। तो हाइड्रा जेली की तरह पारदर्शक होता है जिसके कुछ स्पर्शक होते हैं। यह अपने शरीर के आधार से जार से चिपक जाता है। यदि जार को हिलाया जाए तो हाइड्रा फौरन ही संकुचित होकर छोटा हो जाता है तथा साथ ही साथ अपने स्पर्शक भी अंदर की ओर खींच लेता है। अब कुछ हाइड्रा जार से बाहर निकलकर एक वॉच ग्लास में रखिए और आवर्धक लेंस या दूरबीन अथवा डिसेक्टिंग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसके शरीर में होने वाले परिवर्तन का आप प्रेक्षण कर सकते हैं और उस प्रेक्षण को लिखकर उसके बारे में जानकारी हम पा सकते हैं। अब बात आती है कि जो अंडे हम बाजार से खरीदते हैं वे सामान्यतः अनिषेचित होते हैं। यदि आप एक चूजे के भ्रूण का विकास देखना चाहते हैं तो कुक्कुट फार्म या स्फुटनशाला में से निषेचित अंडे ले जो 36 या उससे अधिक घंटे उष्मायन किए गए हो। तो आपको यolk में श्वेत बिंदु जैसी संरचना दिखाई देगी। यह एक विकसित भ्रूण है। यदि हृदय और रक्त वाहिनियां विकसित हो तो रक्त बिंदु दिखाई देगा। उससे हम इस जानकारी का अवलोकन कर सकते हैं। या किसी चिकित्सक या डॉक्टर जिसे कहते हैं से चर्चा करने का प्रयास कीजिए कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो अपने आसपास अथवा मित्रों से कोई जुड़वा ढूंढिए, पता लगाइए कि वह एक अभिन्न यमज सर्वसम जुड़वा है अथवा असर्वसम यमज। यह भी पता लगाइए कि अभिन्न यमज सदैव एक ही लिंग में क्यों होते हैं। तो जंतुओं के जनन के संबंध में अधिक सूचना हम इस प्रकार पा सकते हैं। और आपके लिए और हमारे बीच एक और बात हो जाए कि मधुमक्खियों के छत्ते में रुचिकर संगठन देखा गया है जो कई हजार मक्षिकाओं की एक कॉलोनी होती है। केवल एक ही मधुमक्खी अंडे देती है, वह मक्षिका रानी मक्षिका कहलाती है। अन्य सभी मादा मक्षिका कर्मी मक्षिका होती है। उनका मुख्य कार्य छत्ता बनाना होता है, नन्हों की देखभाल करना तथा रानी मक्षिका को पर्याप्त भोजन देकर स्वस्थ रखना होता है जिससे वह अंडे दे सके। और एक रानी मक्षिका हजारों अंडे देती है। तो निषेचित अंडे से मादा बनती है जबकि अनिषेचित अंडे से नर बनते हैं। तो इन कर्मी मक्षिकाओं का काम होता है कि वह अंडों के उष्मायन हेतु छाते का ताप 35 डिग्री बनाए रखे, 35 या उससे ज्यादा भी बनाए रखे। तो इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, किशोर और यौवन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात पर हो जाए, वस्तु पर आते हैं हम लोग कि जिस जंतु किस प्रकार जनन करते हैं।
मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन करते हैं। तो मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन करते हैं? तो आप ऐसे समझिए कि मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में हमें जानना जरूरी है, उसके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाता है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हम उन हार्मोनों के विषय में जानकारी ले जो शिशु में पैदा होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। अब इसी क्रम में इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हमें एक बात जानना जरूरी है। वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ साफ दिखाई देने लगता है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। वह इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे, यथा युवा अवस्था पर कदम रख रहे हैं। तो शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है, हमारे लिए आपके लिए जानना जरूरी है। तो जीवन का यह एक ऐसा अजीब काल है, इसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और न ही बड़े। बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य इस अवधि का कोई विशेष नाम नहीं है आज तक, लेकिन वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, तो वो किशोरावस्था कहलाती है, मतलब एडोलेसेंस। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 और 19 वर्षों की आयु तक होती है। यह अवधि अंग्रेजी के टीन्स, 13 एवं 18 एवं 19 वर्ष की आयु तक होती है। तो किशोरों में टीनेजर्स भी कहा जाता है, किशोरों को। अब लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। तो किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह एक यौवना आरंभ का संकेत है। तो इनमें से सबसे महत्व परिवर्तन है लड़की एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवना आरंभ समाप्त हो जाता है। तो अब इसी बात को विस्तार से जानने के लिए हम और आप यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद हम लोग इस बात पर आते हैं कि लंबाई में एकाएक वृद्धि एवं लड़कों में हल्की दाढ़ी मूछों का आना किशोरावस्था का लक्षण है। वे यौवना आरंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। तो यौवना आरंभ में होने वाले परिवर्तन, लंबाई में वृद्धि सबसे पहली बात आती है। तो लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवना आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियां अर्थात हृदय एवं पैरों की अस्थियां मतलब हड्डी की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले इस बात को एक लंबे तौर से समझा जाए कि सबसे लंबा और सबसे बौना हो सकता है। तो यदि पूर्ण लंबाई का प्रतिशत की आवश्यकता से देखा जाए, गुणन किया जाए, तो ऐसे गुणन होगा कि जैसे आप यहां पर आइए, 8 वर्ष उम्र मान के चलिए 8 वर्ष है,
72%, और लड़कियां हैं 77%। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। तो पूर्ण लंबाई की गणना सेंटीमीटर में होगी, सीएम में होगी, सीधी सी बात है। तो वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर, वर्तमान आयु की पूर्ण लंबाई होगी प्रतिशत, गुना 100 से कर दीजिए। तो उदाहरण, यदि एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा अगर उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है, तो वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई होगी, क्या हो जाएगी, 120 बटा, इसको गौर से देखिए, 120 बटा 75, और इसमें गुना कर दीजिए 100 सीएम से, 100 सीएम से गुना कर दीजिए। तो ये क्या, इसका आंसर आपको मिलेगा 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर में इसका हो जाएगा लंबाई। तो ठीक उसी प्रकार अब हमें आगे चलना चाहिए। तो प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी सामान्य अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौवना आरंभ में भी तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में वह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। अब यहां आपके मन में एक बात हो गई, आएगी, आनी चाहिए, कि जैसे मैं लंबा हो गया परंतु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा है। तो सबसे पहले इस बात पर जाइए कि शरीर के सभी अंग सामान्य दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग में वृद्धि की शारीरिक अनुपात का को संतुलित कर देते हैं, फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। कभी कभी आपको देखने के लिए मिला होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उनके परिवार के किसी न किसी सदस्य से लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार जरूरी है। यह अस्थियों, पेशियों और शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से विकसित करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता प्रदान करता है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में अब हम आपको आगे बताएंगे कि शारीरिक आकृति में परिवर्तन, इस बात को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो हम सबों के लिए बेहतर होगा इस बात को जानना, और इस बात को जानना हम सबों के लिए जरूरी भी है। तो सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि शारीरिक आकृति में परिवर्तन, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन, इस बात पर ध्यान दीजिए। तो शारीरिक आकृति में परिवर्तन, तो कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्र जो भी है की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि यौवना आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं, जब वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों के कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। तो वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। अब उसके साथ साथ ये देखा जाए कि स्वर में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन यह भी आपको देखने को मिलेगा इसी कड़ी में। तो स्वर में परिवर्तन
अब ऐसे आइए आप समझिए कि जैसे आप किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं, कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज फटने लगती है, तो यौवना आरंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है और लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है और लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने, इस बात को मानना पड़ेगा, सामने की ओर सुस्पष्ट और वो उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता और सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज फटने या भर्राने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रहती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है।